हेलो विद्यार्थियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि ये कोगिंग क्या है। कोगिंग में हमने पढ़ा कि जब स्टेटर के जो स्लोट्स हैं वो रोटर के स्लोट्स के यदि बराबर हो जाए तो दोनों में एक ऐसा बल लगेगा कि रोटर को घूमने से रोकेगा, और यही हमारे लिए क्या है, कोगिंग। इसे ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, कोगिंग। तो इसे कम करने के लिए हम कहते हैं कि हमने या तो रोटर को तिरछा बनाना है या स्टेटर को तिरछा बनाना है, ये हमने देखा है। एक और टॉपिक यहां देखेंगे हम लोग, क्रवलिंग। एक और देखेंगे यहां क्रवलिंग। चलिए जी देखिए क्रवलिंग क्या है। तो क्रवलिंग किसके कारण आता है ये भी देखिए विद्यार्थियों, और क्या मतलब है ये भी देखिएगा। तो हम कहते हैं कि यह हार्मोनिक्स के कारण होता है। यह हार्मोनिक्स के कारण होता है। पहला बिंदु ये बड़ा खास है। फिर कौन से ऑर्डर के हार्मोनिक्स, तो ये भी याद रखिएगा, यह सातवें हार्मोनिक्स के कारण होता है। सातवें हार्मोनिक्स के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है, देखिए सातवें हार्मोनिक्स के कारण हो रहा है। अब आपको यह बताना चाहूंगा कि हम ये कहेंगे सातवें हार्मोनिक्स की रफ्तार कितनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, एनएस हमारे लिए कौन सी रफ्तार है, एनएस हमारे लिए है सिंक्रोनस गति। तो हम कहेंगे कि सातवें हार्मोनिक्स की गति, सातवें हार्मोनिक्स की गति बराबर हम कहेंगे एनएस बटे में 7। फिर हम कहेंगे सातवें हार्मोनिक्स की आवृत्ति, सातवें हार्मोनिक्स की आवृत्ति। तो विद्यार्थियों ये होगा 7 इंटू एफ। एफ देखिए क्या सिखाया है, एफ क्या है, स्टेटर आवृत्ति। स्टेटर सप्लाई की आवृत्ति, स्टेटर सप्लाई की आवृत्ति, ये हो गया। और फिर ये भी आप लिख लें कि सातवां हार्मोनिक्स अग्रिम दिशा में, यानी कि फॉरवर्ड, अग्रिम दिशा में चलता है, अग्रिम दिशा में चलता है, बिल्कुल चल रहा है। तो आपको ऐसा कुछ समझना है क्रवलिंग को। देखिए जितने बिंदु लिखवाए हैं ना, ये आप लोगों की किताबों में कुछ नहीं है, लेकिन यहां से सवाल प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए बच्चा कोर्स में आता है, पेड कोर्स लेकर, कि वो हर एक चीज को पकड़ सके। तो यहां आ जाओ, देखिए हमने टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स को S बराबर 0 से ये देखा है। ये हमारे लिए कौन सी लाइन है, ये लाइन है टॉर्क लाइन। तो ये मोटर का टॉर्क का मतलब है किसी लोड को चलाने के लिए मोटर की ताकत, वो टॉर्क है। तो हमने कहा कि ये यहां पर कोई लोड कनेक्ट है, ये क्या कनेक्ट है, लोड जुड़ा है मोटर की शाफ्ट पे। तो होता क्या है कि जो सातवां हार्मोनिक्स है वो चलता है अग्रिम दिशा में। तो सातवें हार्मोनिक्स के कारण जो टॉर्क है ये कुछ इस प्रकार है, यानी कि जितने में इसकी एक साइकिल पूरी होगी, सातवें हार्मोनिक्स का मतलब है कि उतने में इसकी 7 साइकिल पूरी होगी। तो अगर यहां इसका और इसका रिजल्टेंट हम देखेंगे तो हमें मिलता है बेटा कुछ इस तरह से।
हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ये तो एक ऐसी शर्त है, एक बात बताओ कि आपकी ताकत 10 किलो उठाने की है और आपके ऊपर 15 रख दें तो दिक्कत होगी कि नहीं? हड्डी वड्डी टूटने का डर है कि नहीं? यही काम मोटर का है। मोटर की ताकत का ग्राफ ये है, ये वाला। तो चलो यहां लिख भी दूं आपको समझाने के लिए। मोटर की ताकत ये है, देखो बेटा एकदम शुद्ध भाषा में एक एक चीज बता रहा हूं। मोटर की ताकत ये है और ये लोड है, ये है देखिए लोड। अब एक ऐसी स्थिति आ गई ये बिंदु ए और बी में कि जब मोटर की ताकत लोड से कम हो गई ना दिक्कत। मोटर की ताकत लोड से कम हो जाना ही क्रवलिंग है। तो इस दौरान ये बेचारा शुरू हुआ और शुरू होते ही मोटर की ताकत इसके वजन से कम है तो वो अपने आप को ओवरलोडेड यानी कि ज्यादा लोड इस पे जुड़ गया है, वो जल जाएगा। अगर इससे बाहर नहीं आया तो जलेगा। अगर कई बार आप आवाज सुनते होंगे जैसे आपने मोटर घूमा 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 तो एकदम से वो हीटिंग को फेस कर रहा है, गर्म हो सकता है, या फिर वो अपना ऐसे कर रहा है तो उसके बाद में वो अपनी ताकत लगा के धीरे धीरे घूमा अपना स्टार्ट हो गया हो ना। तो ये कहलाता है बेटा क्रवलिंग। क्या कहलाता है? क्रवलिंग। तो क्रवलिंग से देखिए आप क्या समझते हैं? क्रवलिंग का मतलब होगा, देखिए मैं यहां लिखूंगा इसकी परिभाषा, तो हम लिखेंगे जब परिणामी टॉर्क लोड के टॉर्क से कम हो जाए तो मोटर ओवरलोड की स्थिति में चलता है तथा इसमें इसका तापमान भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है। यही क्रवलिंग कहलाता है। यही क्रवलिंग कहलाता है। क्या क्रवलिंग? कि लोड के टॉर्क से मोटर का टॉर्क कम हो जाना, यही क्रवलिंग है। आइए ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हार्मोनिक्स किसके कारण आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे कि क्रवलिंग किसके कारण आता है? गुरुजी हार्मोनिक्स के कारण। दूसरा ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं, कौन से ऑर्डर के हार्मोनिक्स के कारण आता है? विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7वें ऑर्डर के हार्मोनिक्स के कारण आता है। 7वें हार्मोनिक्स की गति बताइए मेरे बच्चों। सूत्र एक से बढ़कर एक मिलेंगे, बहुत मामूली चीजें हैं ये। 7वें हार्मोनिक्स के लिए आवृत्ति बताइए। राइट, 7वें हार्मोनिक्स किस दिशा में चलता है? अग्रिम दिशा में चलता है। राइट, और क्रवलिंग का मतलब क्या है? क्रवलिंग कब आता है? क्रवलिंग आता है शुरुआती दौर में, जब मोटर चल रहा है, जब मोटर चलना शुरू करता है, उस दौर में आता है क्रवलिंग। समझ में आई बात? तो ये होता है मेरे बच्चों क्रवलिंग। तो कोगिंग अगर पूछेगा, आप कहेंगे जी जब स्टेटर के स्लोट रोटर के स्लोट के बराबर आ जाए, है ना, और मोटर ना चले, वो हमारा क्या होगा? कोगिंग। जिससे बचने के लिए हम लोग स्टेटर या रोटर में से किसी एक को तिरछा कर देते हैं। और क्रवलिंग क्या है? ये पूरी कहानी। क्लियर हुआ? चलिए जी, अब आते हैं हम लोग यहां से एक अलग इक्वेशन पर, और बहुत ही अच्छी इक्वेशन आप लोगों के अब सामने मैं लिखने जा रहा हूं। और प्रभु ने चाहा तो यहां से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ
अवश्य बनेगा। चलिएगा, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इंडक्शन मोटर में किस तरह से पावर बहती है। इंडक्शन मोटर में किस तरह से पावर बहती है, और यह बड़ा खास होगा विद्यार्थियों की इंडक्शन मोटर में किस तरह से पावर बहेगी, ये बहुत ही खास हो जाएगा। तो इंडक्शन मोटर में पावर के बहने की स्थिति को जरा पकड़ने की कोशिश करिएगा, राइट ना, कि इंडक्शन मोटर में पावर किस प्रकार से बहेगी, इस चीज को आप पकड़ने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। चलिए आ जाइएगा। तो हमने कहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर का बहना, पावर का बहना। तो ये देखते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा टॉपिक है और मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। चलिए देखिए, जितनी चीजें करवा रहा हूं ना, प्लीज उनको तो कसम खा के करके जाना, उनको मत छोड़ देना भाई। सबसे पहले हमने कहा कि हम रखते हैं स्टेटर इनपुट। तो स्टेटर पर हमने इनपुट दिया, स्टेटर इनपुट। स्टेटर के इनपुट में से हम माइनस करते हैं स्टेटर लॉस को, स्टेटर हानियां। विद्यार्थियों यहां लॉसेस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेटर के हानियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है ये स्टेटर ताम्र हानि, और एक होता है स्टेटर, एक होती है स्टेटर ताम्र हानि और एक विद्यार्थी होता है स्टेटर लोह हानि। चलिएगा, तो यहां हम लोग स्टेटर की जो लोह हानि है वो एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जो ताम्र हानि है आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। ताम्र हानि का मतलब है I² से, राइट जी। तो स्टेटर इनपुट में से माइनस कर दिया जाता है स्टेटर के हानियों को, फिर हमें मिलता है यहां पर हमें मिलता है एयर, यहां हम लोग को मिलता है रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट शक्ति, और इसी को रोटर इनपुट शक्ति को ही हम लोग मेंशन करते हैं, रोटर इनपुट शक्ति को ही बेटा हम लोग मेंशन या कहते हैं एयर गैप पावर, एयर गैप शक्ति, जिसे हम दर्शाते हैं पीजी से। कहने का मतलब है कि स्टेटर इनपुट में से स्टेटर की हानियों को माइनस कर दिया जाता है, तो हमें यहां रोटर का इनपुट या एयर गैप पावर प्राप्त हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे। अब इसमें से देखिए हम माइनस करते हैं रोटर हानियां। यहां रोटर हानि, अब देखिए क्या लिखेंगे, रोटर हानियां। तो विद्यार्थियों रोटर हानि होती है रोटर ताम्र हानि, रोटर ताम्र हानि प्लस में रोटर लोहो हानि, रोटर लोहो हानि। लेकिन यहां हम एक लाइन जोड़ना चाहेंगे। देखिए क्या, मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, बड़ी ही खास लाइन है, आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए, रोटर में या रोटर धारा तथा वोल्टेज में, रोटर धारा तथा वोल्टेज में आवृत्ति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, आवृत्ति बहुत कम होती है। इसीलिए इसीलिए इसीलिए
रोटर में लोहानियां बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तथा इन्हें हम लोग तथा इन्हें हम शून्य मान सकते हैं, मान सकते हैं। हम क्या मान सकते हैं? इन्हें शून्य मान सकते हैं। तो हमने ये कहा कि रोटर की आवृत्ति, रोटर वोल्टेज और धारा की आवृत्ति ना के बराबर कितनी आती है? 1.5 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। कभी करके देखिएगा। देखिए, अगर f का मान 50 होगा तो s का मान होता है 0.02, 0.03 ऐसा। तो रोटर की आवृत्ति आपको सिखाई है s इंटू एफ, 0.02 इंटू 50, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1 हर्ट्ज आ जाएगा। तो बहुत कम आती है। और जो लॉसेस होते हैं, जो लोह हानियां होती है, यानी हाइस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, वो विद्यार्थियों बहुत क्या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आवृत्ति होगी कम, इसीलिए इसे शून्य मान लेते हैं। तो रोटर हानियां में हम रोटर लोहो हानि को क्या ले लेते हैं? शून्य ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? शून्य ले लेंगे। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा कि रोटर हानियां, इसीलिए दिमाग में रखिएगा रोटर हानियां बराबर होगा रोटर ताम्र हानि, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं PRC से। और इसका सूत्र ना भूलें, इसका सूत्र होता है PRC बराबर S इंटू S गुणा, यानी स्लिप गुणा रोटर इनपुट। कितना? रोटर इनपुट। बोलो रोटर इनपुट, प्रभु का नाम लो और बोलो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी रोटर इनपुट मतलब कि PG। तो ये सूत्र बनेगा PRC बराबर S इंटू PG। एक सूत्र हमारा ये तैयार हो गया। एक सूत्र हमारा PRC बराबर S इंटू PG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। तो PG में से यदि हम PRC को माइनस कर दें तो यहां हमें मिलता है रोटर आउटपुट, रोटर आउटपुट या रोटर डेवलप शक्ति। क्या कहेंगे? रोटर डेवलप शक्ति। तो इसे हम दर्शाते हैं PMD से। किससे दर्शाएंगे? PMD। तो PMD बराबर एक सूत्र बनता है 1 माइनस S इंटू PG। PMD बराबर यहां बनता है 1 माइनस S इंटू PG। एक सूत्र बेटा ये खास है। चलिए जी, ये तो फॉर्मूला PRC का तब है जब आपको ये दिया जाए। अगर ये दे दिया जाएगा, राइट ना, अगर ये दे दिया जाएगा तो देखिए PRC का जो सूत्र है वो धमाका कर रहा है कुछ इस तरह से, S अपॉन 1 माइनस S इंटू PMD। ये धमाका करेगा इस तरह से बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। S अपॉन 1 माइनस S इंटू PMD, ये याद रखो। फिर अगर इसमें से हम माइनस कर दें, क्या देखो, मैकेनिकल हानियां, इसमें से हम माइनस कर दें मैकेनिकल हानियां, तो इसमें आता है हमारा फ्रिक्शन, यानी घर्षण, फ्रिक्शन प्लस वाइंडेज लॉस। तो मैकेनिकल हानियां माइनस कर दीजिए किसमें से? डेवलप्ड पावर में से। तो ये मिल जाता है हमें शाफ्ट आउटपुट
शक्ति, यानी कि P शाफ्ट। तो क्या करेंगे, देखिए पीएमडी में से मैकेनिकल लॉसेस को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, P शाफ्ट। राइट जी। अब इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, अब आते हैं इस पर कुछ सवाल। देखिए आपको सवाल दिया जाएगा, एक तीन फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप शक्ति 1000 वॉट है तथा स्लिप 0.05 दिया है। तो मोटर के रोटर ताम्र हानि बताओ। बेटा इस तरह से, तो अब आपको पता है कि हमें गुरुजी ने कमजोर थोड़ा ही छोड़ा, हमें तो सब चीजें बताया है। किस तरह से कि देखिए जी, एयर गैप शक्ति हमें पीजी दिया है और ये पूछा है, तो गुरुजी पीआरसी बराबर एस इंटू पीजीसी क्या है, तो 0.05 गुणा 1000 है ना। तो 5 एकम 5 यानी कि ये हो गया हमारा ये 2 दशमलव यहाँ, तो कितना बना जी, 50 वॉट। ये आ जाएगा आपका उत्तर, ये आ जाएगा आपका उत्तर। तो बेटा इसे भूलिएगा मत, बड़ा ही खास टॉपिक है ये। पावर कैसे बहती है, पावर बहने के इसमें अलग अलग से देखिए स्टेप क्या है। हो गया जी, पावर बहने के इसमें अलग अलग से देखिएगा कि स्टेप क्या अपनाए गए हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं। 2 टेस्ट हम लोग यहां पर करते हैं, एक होता है हमारा नो लोड टेस्ट और एक होता है हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट या फुल लोड टेस्ट भी कहते हो। तो हम लोग देखिए इसे स्टडी करते हैं। हमने क्या किया है, हम पढ़ते हैं यहां पर 2 प्रकार के टेस्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्ट। तो हम 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं, एक होता है नो लोड टेस्ट, एक है देखिए नो लोड टेस्ट। तो यहां हम स्टेटर को ये कनेक्ट रखते हैं, हमने ये दिखाया यहां पर स्टेटर। तो स्टेटर में हम 2 वॉटमीटर को लगा देते हैं, ये नापता है पावर को। तो 1 वॉटमीटर हमने ये लगा दिया और 1 वॉटमीटर हम यहां, मतलब किसी में भी 2 में वॉटमीटर लगा देते हैं। 3 फेज पावर मेजरमेंट में आपको बताया है, और वैसे इससे आपका मतलब नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है, बस ये डायग्राम मेरे लिए जरूरी था आपको बताने के लिए। तो ये हमने स्टेटर पे वॉटमीटर को लगा दिया है और एक फेज को रेफरेंस मान के दोनों तार को यहां जोड़ दिया। तो नो लोड टेस्ट का मतलब है कि जो रोटर है, रोटर को आप घुमाएंगे और उसकी शाफ्ट पे किसी लोड को नहीं जोड़ेंगे। तो नो लोड टेस्ट में देखिए हम क्या लिखते हैं, इसमें रोटर को बिना किसी लोड के
घुमाते हैं, घुमाते हैं। अब देखिए यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। तो एक तो ये दिमाग में रखें, ये इसके द्वारा, ये बड़ा खास होगा, इसके द्वारा देखिए क्या क्या चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा निम्नलिखित जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर लोह हानियां, नंबर 2 पर मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक हानियां, नंबर 3 पर नो लोड धारा। क्या देखिए, नो लोड धारा हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। चलिए, एक होता है जिसे आप कहते हो फुल लोड टेस्ट। तो फुल लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें देखिए ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम शाफ्ट पे पूरा लोड जोड़ देते हैं। इसमें शाफ्ट पर पूरा लोड लगा दिया जाता है, इसमें शाफ्ट पे पूरा लोड लगा दिया जाता है। फिर देखिए इसे फुल रेटेड धारा पर किया जाता है, इसे फुल रेटेड धारा पर किया जाता है। इससे फुल लोड धारा तथा ताम्र हानियां ज्ञात की जा सकती है, फुल रेटेड धारा। और एक और लिख लें, इसे कम वोल्टेज पर करते हैं, कम वोल्टेज पर करते हैं। ये हो जाता है देखिए हमारा फुल लोड टेस्ट की कहानी। ओके जी, तो हमने एक देखा नो लोड टेस्ट, एक देखा हमने फुल लोड टेस्ट। फुल लोड टेस्ट को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कई बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, फिर आते देखिए मोटर के चलने की दिशा को बदलना, मोटर के चलने की दिशा को बदलना। तो बेटा आपको याद रखना है, यदि मेन सप्लाई के
यदि मेन सप्लाई की फेज सीक्वेंस को बदल दें, फेज सीक्वेंस को बदल दें तो मोटर विपरीत दिशा में चलने लगेगा, विपरीत दिशा में चलने लगेगा, विपरीत दिशा में चलने लगेगा। ओके, पहला बिंदु तो ये। अब देखिए इसी को दूसरा ये भी लिखा जा सकता है, यदि मेन सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को, किन्हीं भी दो टर्मिनल को आपस में बदल दें तो इससे, अगर जैसे मेन सप्लाई है ना, अभी बताऊंगा आपको, तो इससे फेज सीक्वेंस बदल जाती है तथा मोटर विपरीत दिशा में चलने लगता है, विपरीत दिशा में चलने लगता है। जैसे विद्यार्थियों हमारे पास R, Y और B है और ये मोटर चल रहा है घड़ी के चलने की दिशा में। तो अगर हम किन्हीं भी दो तार को बदल दें, देखो इनके जगह हमने बदल दी, दो तार को आपस में बदल दिया, तो ये चलने लग जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलने लग जाएगा। तो मोटर के चलने की दिशा को बदलने के लिए जरूरी है कि हम उसका फेज सीक्वेंस बदल दें। और फेज सीक्वेंस कैसे बदला जाएगा, जब हम किन्हीं भी दो तारों को बदल देते हैं। राइट जी, तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग चलेंगे अब हमने ये सीखा है कि यदि हम मोटर में टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम मोटर में टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन जब बाद की स्थिति की हम बात करते हैं, बाद में हम प्रतिरोध कम करना चाहते हैं जिससे कि दक्षता अच्छी आ जाए, तो इसके लिए स्लिप रिंग में तो बड़ी अच्छी सुविधा है प्रतिरोध बढ़ा देने की और कम करने की। ओके जी, इसमें तो बड़ी अच्छी है। लेकिन हमारे पास में हमें देखना है कि क्या स्क्वायरल केज में ये संभव है, क्या स्क्वायरल केज में ये संभव है। तो हम यहां से स्क्वायरल केज में पढ़ते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के प्रकार, मोटर के प्रकार, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो देखिए बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल केज इंडक्शन मोटर,
एक होता है सिंगल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है डबल केज इंडक्शन मोटर, और एक होता है डीप केज इंडक्शन मोटर। एक होता है देखिए सिंगल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है डबल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है डीप केज इंडक्शन मोटर। डीप केज में कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ऊपर के दो। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा कि देखिए हमारे लिए जरूरी है शुरुआत में, यानी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में मोटर के शुरुआत में मोटर के रोटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, जिसके कारण शुरुआती यानी कि शुरुआती टॉर्क उच्च प्राप्त होगा तथा जब मोटर सामान्य गति से चलने लगे, सामान्य गति से चलने लगे, तो जब मोटर सामान्य गति से चलने लगे तो उस समय रोटर का प्रतिरोध कम हो जाना चाहिए, जिससे दक्षता बढ़ जाती है, अब ये लिखो, यदि सामान्य चलने की स्थिति में भी रोटर में अधिक प्रतिरोध रहता है, तो अधिक प्रतिरोध रहता है तो इसमें हानियां बढ़ जाती है तथा दक्षता घट जाती है। इसीलिए यही कारण है, इसीलिए हमें देखिए क्या चाहिए कि हमें चाहिए शुरुआत में क्या, देखिए उच्च रोटर प्रतिरोध, और बाद में यानी कि सामान्य गति पर निम्न रोटर प्रतिरोध। ओके जी, तो ये उद्देश्य है हमारा किसमें, स्क्वायरल केज में। ये उद्देश्य स्लिप रिंग में तो बहुत आसान है भाई, बाहर से ही तो जोड़ना है, बहुत आसान मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायरल केज में नहीं मिलता इतनी जल्दी। तो स्क्वायरल केज में हमने अलग से सेटिंग बैठाई 3 प्रकार से।
तो एक अब हम हेडिंग लिख रहे हैं सिंगल केज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल केज इंडक्शन मोटर में देखो हम क्या कर रहे हैं। सिंगल केज इंडक्शन मोटर में सपोज ये लगा लो कि ये रोटर है कोई, है ना, ये रोटर है। तो हमने इसमें एक सिंगल इस प्रकार का केज काट देते हैं। देखो आपको 3D तो संभव नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपको बताने की। ये रोटर है कोई, तो रोटर में एक केज काट दिया हमने ये। तो इस केज में आपको ये देखना है, इस केज में हमने लिया है, ये क्या है, सिंगल केज। तो देखो कुछ बिंदु लिखूंगा मैं इसमें। शुरुआत में दिमाग में रखना, देखिए यहां पर इसे कहते हैं हम बॉटम, यानी कि निचला हिस्सा। इसे कहते हैं ऊपरी हिस्सा। तो यहां पर शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि निचले हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लीकेज है ना, वो ज्यादा है। यहां का जो प्रतिरोध है वो हमने लिया है उच्च प्रतिरोध। यहां का क्या है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिघात यहां ऊपरी हिस्से पर, और निचले हिस्से में उच्च प्रतिघात और निम्न प्रतिरोध। तो यहां हम लिखते हैं कि इसमें शुरुआत में रोटर धारा ऊपरी हिस्से से बहती है, ऊपरी हिस्से से बहती है, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा है, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा है। इस प्रकार स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा प्राप्त हो जाता है, अच्छा प्राप्त हो जाता है, तथा सामान्य हो जाता है। क्या लिखेंगे, तथा छोड़ो, सामान्य गति से चलने की स्थिति में रोटर धारा निचले हिस्से से बहने लगेगी। रोटर धारा निचले हिस्से से बहने लगती है, निचले हिस्से से बहने लगती है, जहां प्रतिरोध कम है, जहां प्रतिरोध कम है। इससे दक्षता बढ़ेगी। ये हमारा क्या है, सिंगल केज है। अब आ जाइएगा डबल केज पर। तो एक है, देखिए डबल केज इंडक्शन मोटर। देखो इसमें डबल केज कैसे है, इसमें डबल केज बने हुए हैं। एक है ऊपरी, इसे कहते हैं हम बाहरी केज। तो बाहरी केज बना होता है, देखिए ब्रास से, और एक होता है आंतरिक केज।
ये है आंतरिक केज। इसमें दो केज है, एक को कहेंगे बाहरी, एक है बाहरी केज। किससे बना हुआ है? उच्च प्रतिरोध पदार्थ से। और एक है ये अंदर वाला केज, अंदर वाला केज। राइट जी, ये अपना नॉर्मल जो एल्युमिनियम कॉपर से बना रहे वही। तो शुरुआत में धारा यहां से जाती है, कहां से? बाहरी केज से। और नॉर्मल चलने की स्थिति में कहां से जाती है? अंदर वाले केज से। तो क्या पूछता है कि डबल केज में जो बाहरी केज है वो किसका बना होगा? आप कहेंगे उच्च प्रतिरोध पदार्थ, जैसे कि पीतल, यानी कि पीतल बोले तो ब्रास। तो हम लिखेंगे शुरुआत में धारा बाहरी केज से बहती है, बाहरी केज से बहती है, तथा बाद में अंदर वाले केज से बहती है। कहानी पूरा सेम है, अंदर वाले केज से बहती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल केज की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल केज की तुलना में अधिक प्राप्त होता है, लेकिन दक्षता कम होती है। लेकिन दक्षता कम होती है, दक्षता कम होती है। इसमें दोनों केज को रोटर में समांतर रास्तों से दर्शाते हैं। इसमें अंदर और बाहरी जो है वो समांतर में जुड़े होंगे। ये हो गया हमारा डबल केज की कहानी। अब देखिए, हमें डीप केज लिखना है। एक लाइन लिखाऊंगा बस, सी। एक है ये डीप केज इंडक्शन मोटर। इसमें जो केज है, इसमें केज सबसे गहरे तथा सबसे कम चौड़े, सबसे कम चौड़े कटे होते हैं, कटे होते हैं। बस ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले दोनों उससे ज्यादा सवाल बनते हैं, ए और बी से। सिंगल केज और डबल केज कहानी। मैंने कहा था आपसे, एक वादा आप लोगों से किया था कोर्स शुरुआत करते समय कि आपको एक एक चीज बोर्ड पे लिख के मिलेगी बेटा। हर एक चीज को बता भी रहा हूं, टेक्निकली क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो भी रिलेट करता हुआ चल रहा हूं, कुछ भी चीजों को छोड़ नहीं रहा हूं। यहां तक आपके ऊपर भरोसा मेरा इसलिए कम है कि आप पता नहीं लिखे ना लिखे, इसलिए हर एक चीज को करता हुआ मैं चल रहा हूं। क्योंकि सिलेक्शन तभी आएगा, मैंने तो चीजें लिखा दिया, जब बेटा आप लोग चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना, तो तभी आपको चीजें समझ भी आ पाएंगी और तभी चीजों को आप अपने ऑब्जेक्टिव में ढाल के उनका आंसर भी कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब मेरी बारी है।